संसद और विधानसभाओं से दागियों को साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगर सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधि को किसी केस में 2 साल इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आज से ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू हो गया है। इस फैसले का मतलब ये है कि जिस दिन सांसद, विधायक को सजा मिलेगी उसी दिन उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और उसकी सीट खाली हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। अगर सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधि को किसी केस में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तत्काल खत्म हो जाएगी। आज से ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू हो गया है। This is a landmark decision of the court to clean up administration in the election level. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सजा पाने वाले सांसद, विधायक को अपील करने के नाम पर सदस्यता बनाए रखने की मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन जिन सदस्यों ने सजा के खिलाफ अभी अपील की हुई है उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश लागू नहीं होगा। अदालत ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को रद्द करते हुए ये भी कहा है कि ये धारा पक्षपातपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसका फैसला भावी मामलों पर लागू होगा। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) में प्रावधान है कि अगर दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक ने अदालत के निर्णय को ऊंची अदालत में चुनौती दी है तो वहां मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को सेट असाइड कर दिया है, ये कह के कि वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के अंदर नहीं था। इट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद पोजीशन ये है कि आज की तारीख में किसी भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्विक्ट होता है किसी भी ऑफेंस के लिए, जिस दिन उसकी कन्विक्शन होती है वो उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसकी जो सीट है वो वेकेंट फॉल करती है। जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.के. मुखोपाध्याय की बेंच ने फैसले में कहा है कि जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8(4) को लेकर बड़ा सवाल यही था कि किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता सजा होने पर ही रद्द की जाती थी। फैसले के मुताबिक अब जनप्रतिनिधि ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती तो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी अदालत में जैसे ही फैसला आएगा उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से चली जाएगी। जनप्रतिनिधि कानून 1951 कहता है कि धारा 8(3) के तहत अगर किसी को 2 या उससे अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता सजा सुनाने के दिन से ही खत्म हो जाएगी। सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसमें साफ कहा गया है कि सजा सुनाने के बाद जनप्रतिनिधि को भले ही जमानत मिल जाए या ऊपरी अदालत में अपील लंबित हो, लेकिन इसका सदस्यता छिनने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पढ़ने दो, उसके बाद ही निष्कर्ष की बात करेंगे। कोई चेंजेस इसमें सर अमेंडमेंट के लिए आप जा सकते हैं? नहीं, पहले जजमेंट आ जाए, उसको पढ़ लें और उसमें देखें कि लिखा क्या है जजेस ने, और अगर हम समझते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है तो हम स्वीकार भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं उसमें उचित नहीं है तो ऊपर हम गौर कर सकते हैं, पर फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं। तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद क्या खुद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी थोड़ा आत्ममंथन करेंगी और दागी नेताओं से खुद ब खुद किनारा करेंगी? यही है आज की चर्चा का विषय। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, साथ ही इस चर्चा में राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता संवित पात्रा जी। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी अर्चना शर्मा जी, क्योंकि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है जो अब तक राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर लोअर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दे दी है तो फिर उनकी सदस्यता खत्म। आपको क्या लगता है, अब राजनीतिक पार्टियां खुद ब खुद ऐसे दागी नेताओं से किनारा करेंगी, नहीं देंगी उन्हें टिकट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी रूलिंग या वर्डिक्ट जो कि पॉलिटिकल सिस्टम या उस पूरे सिनेरियो को क्लेंस करने का काम करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। अभी वर्डिक्ट आया है, पूरी तरह से जानकारी नहीं, फौरी तौर पर जो समझ में आता है सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको राजनीति से दूर रखा जाए।
ऐसी अवस्था में स्वागत योग्य कदम है। आपने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी जब उपाध्यक्ष बने और वो जयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ तो उन्होंने स्वयं ये भावना व्यक्त की कि हम क्रिमिनल जो एलिमेंट्स हैं उनको पार्टी पॉलिटिक्स से, ये कहें कि राजनीति के पूरे परिदृश्य से ही अलग करना चाहते हैं। तो ये मंशा तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी रही नहीं, ये है। मंशा रही है, के लिए आप राहुल गांधी को श्रेय दे रही हैं। यहाँ जब ग्रास रूट वर्कर के साथ तब भी उन्होंने यही अर्चना जी, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो हमारी समझ में आ रहा है, बड़ी बात यह है कि जो सेक्शन, परंतु पूरी तरह से इसको जान लेने के बाद, इसको पढ़ लेने के बाद हम अच्छी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अर्चना जी, आप सुन पा रही हैं हमें? इस फैसले में एक बड़ी बात जो हमारी समझ में आ रही है कि जो सेक्शन 8(4) को हटाने की बात की है, इसके लिए ये जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन केंद्र सरकार को लाना होगा। और अभी कपिल सिब्बल को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा, पूरी तरह हम सुनेंगे, हम देखेंगे कि पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की नीयत अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। जी विजय, आपने ये अहम सवाल पूछा है और क्योंकि ये सारी पार्टियों पर लागू होता है। अर्चना शर्मा जी का संपर्क हमसे टूट गया तो उनके पास ये सवाल लेके मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन संवित पात्रा साहब, जो विजय सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से एक बात कह दी, एक फैसला सुना दिया, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें संशोधन का काम संसद का है। अगर ऐसा कोई संशोधन आता है, क्या आपकी पार्टी इसको समर्थन देगी बिना किसी शर्त के? देखिए, सबसे पहला और मुख्य बिंदु है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का यह एक ऐतिहासिक निर्णय आया है, इसके पीछे का जो भाव है वह है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जो क्रिमिनल एलिमेंट है, किस प्रकार से उसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए, यही मंशा है। और कोई भी पार्टी, और मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी जो सदैव ही शुचिता पर विश्वास करती है, वह इस निर्णय का स्वागत करती है। किंतु एक परिपक्व पार्टी होने के नाते जब तक इस पूरे विचार को जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है, हम इसका अध्ययन पूरी तरह से नहीं कर लें, तब तक कुछ भी, किसी भी प्रवक्ता को कुछ कहना ये उसके लिए उचित नहीं होगा। किंतु 2-3 बिंदु मैं स्पष्ट रूप से रख लूं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है अभी, सेक्शन 8(4) ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसको दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया है। जहां तक इसके संशोधन का सवाल है, मैंने कहा कि परिपक्व पार्टी होने के नाते पहले पूरे विषय को अध्ययन करना है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय नेहा जी मैं रखना चाहता हूं। देखिए, ये इन 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 ऐसे निर्णय लिए हैं जो ऐतिहासिक है। पहले आरटीआई पर हम आएंगे कि सारे बिल्कुल आरटीआई और इसके संबंध में जो और विषय हैं जिन पर पार्टियां साथ नहीं आ पा रही हैं। संवित पात्रा साहब, आपने एक अहम बात उठाई है सर, मैं उसको आगे ले जाना चाहूंगी वरना विषयांतर हो जाएगा। सर मैं आऊंगी आपके पास, संवित पात्रा जी आपके पास आऊंगी, आपकी जो और बातें हैं उनको भी सुनेंगे। पे कहना चाहता था मैं इसी विषय पे। ठीक है, मैं आऊंगी आप पर, लेकिन उससे पहले यशवंत सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। यशवंत सिंह साहब, आपकी प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे देश के सारे कर्णधारों को सजा हुई थी, और हमारा देश हिंदुस्तान आज की परिस्थिति में अभी भी सरकार जो भी रहती है वो विपक्षियों को पूरे तौर पर डकैत और अपराधी मान के चलती है। हम इस बात को भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा आजादी के लिए दी गई थी। इस देश में राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा जेल की परवाह किए बिना और संघर्ष के लिए संघर्ष करता है। इस बात की वह चिंता नहीं करता है कि हम जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं इसमें हमको जेल जाना होगा और हमें सजा होगी। हमारा देश नियम कानून से केवल नहीं चल सकता है, और हमें यशवंत सिंह साहब, आप स्थिति अपनी स्पष्ट कीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें साफ कह दिया है कि अगर कोई विधायक या सांसद उसको सजा मिल जाती है 2 साल की या उससे ज्यादा की, तो वो सदस्यता उसकी खत्म हो गई। आप स्पष्ट रूप से बताइए, आप इस फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, हम तो आपसे बताना चाहेंगे कि इस तरीके के फैसले किस केस में हो रहे हैं। वह अपराध का फैसला है कि वह सामाजिक आंदोलन का फैसला है, और सरकार में बैठे हुए लोग किस तरीके से उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं, किस तरीके से उसको सजा मिल जाती है, यह बृहद चर्चा का विषय है। हमारा समाज
आदि से आज तक अब अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का मिश्रित समाज रहा है। हमेशा विजय प्राप्त करने की कोशिश अच्छे लोग करते हैं। हमारे राजनीतिक दलों को इस बात का विचार कर रहे हैं। तो आप वही बात कह रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां और खास तौर पर जिन सांसदों पर आरोप लगते हैं वो कहते रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये साजिश हुई है। यही एक बात है जो सामने कहते हैं। ठीक है, न्याय नहीं है। ठीक है, यशवंत सिंह साहब आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी भी मौजूद है। मनीष सिसोदिया जी, हर पार्टी ये कह रही है कि हमारी पार्टी शुचिता में विश्वास करती है, हम प्रिंसिपल्स में विश्वास करते हैं, लेकिन जब ये पूछो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ है या नहीं, तो हर एक का ये कहना है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज बहुत ही ऐतिहासिक है भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि इससे भारतीय राजनीति में जो अपराध और उन सब की खुली छूट है भ्रष्टाचारियों के राज करने की, और एक तरह से चुने हुए लोगों को खुदा मानने की जो राजनीति हमारे यहाँ होती है कि भाई एक बार कोई चुन के आ गया तो बस खुदा हो गया, उसको मत छेड़ना, छेड़ दिया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहाँ तक आपने शुचिता की बात की बाकी पार्टियों की, मेरे पास डेटा है। पिछले इलेक्शन में जितने लोग खड़े हुए, बीजेपी वाले साहब अभी कह रहे थे कि साहब बहुत शुचिता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 43 सांसद लोकसभा में ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल आरोप लगे हुए हैं। उनमें से पूरी संसद की मैं बात करूं तो 161 सांसद हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। उनमें से 78 के ऊपर तो बहुत सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। ऐसे में किस शुचिता की बात कर रहे हैं हम, और कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग कहेंगे वाह वाह बहुत बढ़िया है। जब तक अगर राजनीति से भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर राजनीति से अपराधीकरण को रोकना है, अगर महिलाओं के बलात्कार जैसी विषयों को रोकना है, मुझे लगता है कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश करना बंद करना पड़ेगा, वरना यही होता रहेगा। आपको ये लगता है, आपका कहने का मतलब ये जो 78 पे आप कह रहे हैं बहुत सीरियस चार्जेस हैं, इन सब में अगर आरोप सिद्ध हुए तो 2 साल से ज्यादा की सजा? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा 161 है जिनमें से 78 पे तो सीरियस हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं। तो हीनियस क्राइम के ये टिकट जो मिलता है वो इससे उस पर बहुत लगाम लग सकती है, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियों को डर लगेगा कि अगर गलत लोगों को, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक को भी टिकट नहीं देंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में जिस बात का जो सवाल उठ रहा है कि ऐसे दागियों से पार्टियां किनारा करेंगी, क्या वो होगा? क्योंकि 3 अहम पार्टियां और उससे जो नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं हमारे कार्यक्रम में, वो अभी यही कह रहे हैं कि फैसला ठीक है लेकिन अध्ययन करके देखेंगे कि हमारी पार्टी इस पर क्या कहेगी। यानी कहीं ना कहीं पार्टियों के मन में संशय है, वो क्या है उस पर आगे चर्चा करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या राजनीतिक पार्टियां खुद ब खुद दागियों से किनारा करेंगी, या फिर इस फैसले के खिलाफ भी कोई तोड़ निकालने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करेंगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रशीद किदवई जी, आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला ये दिया है, इसे राजनीतिक पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सभी ऐतिहासिक मान रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो समल समल कर प्रतिक्रिया दे रही हैं। ज्यादातर का ये कहना है कि हम इसका पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सपा वाले तो साफ मना कर रहे हैं। जी नेहा, देखिए जो राजनीतिक पार्टियों की जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है इसके वही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए सेक्शन जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो 8.3 है उसमें साफ ये कहा गया कि जिसको 2 साल या उससे ज्यादा कन्विक्शन होता है तो वो इलेक्शन लड़ने का नहीं लड़ सकता है। तो ये बात तो ऑलरेडी जो है मौजूद है। बात अब ये होती है कि कहाँ न्याय का जो ये प्रोसेस होता है, साइकिल ऑफ जस्टिस जिसे हम कहते हैं, उसका खात्मा कहाँ के ऊपर होता है। देखिए जो रेट ऑफ कन्विक्शन है हमारे देश में बहुत खराब है, 25% है। रेप और तमाम मामलों के मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं, जहां के ऊपर अदालतें खुद जिम्मेदार हैं कि जिस तरह का जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात, अदालतों को खुद अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, और हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसको जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। हर चीज में नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टीज को दोषी देना मेरे ख्याल से वो बहुत उचित नहीं है। लेकिन रशीद किदवई जी, ये तो दूसरी तरह भी चल सकता है। यही आर्ग्यूमेंट दूसरी तरह भी हम आगे, रशीद किदवई जी, यही आर्ग्यूमेंट दूसरी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसी की आड़ लेकर जो राजनेता, सब नहीं, सब बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ राजनेता जिन पे जो चार्जेस लगे हैं और उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, वो आगे अपील दर अपील करते रहते हैं, और जिस न्याय व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसी की आड़ में उनका जीवन बीत जाता है, या जीवन के अच्छे खासे 4 साल वो राजनीति में निकाल देते हैं और कानून बनाते हैं संसद में बैठ के। फिर
नेहा आप ये बताइए, मैं इसमें जो है फाली नारिमन को कोट कर रहा हूं। फाली नारिमन ने मुझे एक बार बताया कि देखिए 1960s में 54% रेट ऑफ कन्विक्शन था, आज 25% है। क्या कारण है? क्या 1960 के दशक में और आज में हालात में क्या बहुत बड़ा बदलाव आ गया? क्यों इतने बड़े बड़े समर वेकेशन होते हैं? क्यों अदालतें 11 बजे बैठती हैं? क्यों वहां के ऊपर स्पीडी ट्रायल्स नहीं होते टाइम बाउंड में? और कितने अदालतें खुद अपने जो लोअर कोर्ट के जो होते हैं, राजस्थान की विजय विद्रोही जी बताएंगे, रेप केसेस में अभी हाल में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने उसमें बहुत से लोगों में जो हायर कोर्ट में गए तो जजमेंट उल्टा हो गया। तो देखिए न्याय संगत चीजें होनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये कोई सिर्फ एक ताली बजाने का मौका नहीं है। नहीं, लेकिन रशीद किदवई जी, आप पूरी बात जो है वो न्यायपालिका पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर इसको राजनीति से, जो क्रिमिनलाइजेशन है राजनीति का, उसको दूर करने की बात की जाए तो उस संदर्भ में आप इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो निर्णय बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। देखिए एक समाज में आज जो दागी नेता जिन्हें हम कहते हैं वो कई लाख वोटों से जीतते हैं, उसके क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जनता की भी है। मेरा कहना यह है कि एक सिस्टम में जो फेलियर होता है उसको आप सिर्फ एक लीगल चश्मे से नहीं दे सकते, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसको ताली बजाने से पहले देखना चाहिए कि न्याय संगत है हमारी जो व्यवस्था है उसमें वो कितना प्रैक्टिकल है और क्या उसमें जो मापदंड है उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं। अर्चना शर्मा जी, ये एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला क्यों देना पड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा? इसके पीछे आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और पार्टियां हो, क्योंकि सभी से जो दागी सांसद या विधायक हैं वो मौजूद हैं हमारे तंत्र में, राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं कोताही बरती है। अगर वो खुद अपने लेवल पर टिकट ना दें, ऐसे लोगों को डिस्करेज करें, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने की जरूरत ना पड़े। देखिए बात ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसा कि एक डेटा भी आ रहा है सामने, कि कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, याचिकाकर्ता के निवेदन पे उन्होंने वर्डिक्ट दिया। और सुप्रीम कोर्ट, जहां तक अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी आ रहा है, तो ये सारी बातें ठीक है। और हमारे यहाँ तो आधुनिक न्याय प्रणाली है, उसके आधार पर जैसा कि इस वर्डिक्ट के माध्यम से आया कि जो अपील की रिप्रीव थी उसके ऊपर भी एक उन्होंने दिया है वर्डिक्ट कि उसके माध्यम से किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वो चुनाव लड़ सके। तो ये चीज़ एक अध्ययन योग्य बनती है, क्योंकि इसमें आप देखिए कई बार रंजिश और साजिश के तहत भी कुछ लोगों को फंसाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में इन सब चीज़ों का अध्ययन करके, और जो आपका मूल प्रश्न था कि क्यों कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है भारत में, और न्यायपालिका के माध्यम से भी कई बार हम कुछ चीज़ों को सही करते हैं और उसके माध्यम से जो वर्डिक्ट आते हैं उसको हम शिरोधार्य भी करते हैं। अर्चना शर्मा जी, आपकी बात पर बीजेपी और आप पार्टी से जो नुमाइंदे वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं मैम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा जारी है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या पार्टियां खुद दागियों से किनारा करेंगी। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। पक्ष में ये तथ्य सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टियां दागियों को टिकट देने में डरेंगी। वहीं विपक्ष में तर्क है कि जिम्मेदारी जनता की भी है, क्योंकि दागी नेता लाख लाख वोटों से जीतते हैं, राजनीतिक रंजिश में भी फंसाया जाता है। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि आपका रुख, आपकी पार्टी का रुख अलग है बाकी तीन पार्टियों के मुकाबले जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम पे हैं, लेकिन जो बात बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं उन तीनों की तरफ से कही जा रही है वो ये कि मान लीजिए अगर झूठे केस में फंसा दिया जाता है, किसी सांसद को, विधायक को झूठे केस में फंसा दिया जाता है, सदस्यता चली जाती है, उसके बाद अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाता है, तब क्या होगा? देखिए, चुनाव लड़ना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। आप छोटे छोटे केसेस पे किसी को सिपाही बनने की नौकरी से रोक देते हो, किसी को वैज्ञानिक बनने की नौकरी से रोक देते हो, छोटे छोटे केसेस पे रोकते हो। तो अगर नेता बनने की से रोक देते हो तो इसमें कौन सा अपराध होता है? वो भी ऐसे समय में जब देश की राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है कि ना वो करप्शन रोक पा रही है, ना आप कह रहे हैं देश की राजनीति दूषित हुई है, तो वो दूषित राजनीति अगर उससे माना जाए तो क्या उसमें एक ये पैंतरा नहीं चला जा सकता कि अगर जो आपके जो ऑपोजिशन में जो भी व्यक्ति है जीत कर अगर आया है उसे ऐसे फंसा के निकाला जाए, ये हथकंडा भी तो अपनाया जा सकता है। इससे नेताओं के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो एकदम शुचितापूर्ण रहें, बहुत कॉन्शियस रहें, छोटे छोटे मामलों में भी कोई दाग न लगने पाए। राजनीति की स्थिति ये हो जाएगी और ये बहुत जरूरी है। आज सुखराम से लेके
लालू यादव से लेके ए राजा, कलमाड़ी, आप नाम गिनते चले जाइए, आपको कौन सी पार्टी में कम नेता ऐसे मिलेंगे। सब ऐसी लाइन लगी हुई है जिनको संसद में नहीं तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो संसद में भी बैठते हैं, वो इस देश के कानून भी बनाते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं कमजोर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शायद व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाए। आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये हर लिहाज से बेहतर साबित होगा। लेकिन विजय, जो मैं आ रही हूं, संपत पात्रा जी आपके पास आ रही हूं तुरंत, लेकिन विजय उससे पहले जो एक कंसर्न उठाया जा रहा है हर पार्टी द्वारा कि अगर राजनीतिक साजिश में फंसा दिया फिर क्या होगा, सदस्यता भी जाएगी और उसके बाद अगर आप बाद में जीत गए तो फिर क्या करेंगे, जो वक्त चला गया आपका। नहीं, ये मुझे लगता है कि ऐसे केस बहुत कम होंगे। राजनीतिक साजिश में ऐसे मामलों में फंसा देना, जो छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें सजा 2 साल से यकीनन कम की ही होती है। लेकिन बड़ी बात यह है, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अब पार्टियां हमेशा जिताऊ उम्मीदवार को वोट टिकट देती रही हैं, कैसे भी किसी भी स्थिति में वो जीत जाए, बाहुबली हो, चाहे धन के बल पे जीत जाए, चाहे उस पर कोई ना कोई आपराधिक मामले हो। तो क्या अब पार्टियां जब बायोडाटा मंगाएंगी तो वो देखेंगी कि भाई इस पर कितने केस चल रहे हैं और ऐसे केस तो नहीं चल रहे जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अभी जो बात कही जा रही थी कि राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है और थिन मार्जिन पे आजकल वो कई जगह बहुमत वाला मामला टिका होता है, ऐसे में प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं या राजनीतिक साजिश में फंसा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है एकाध इक्का दुक्का मामले हो जाएं, लेकिन ज्यादातर 90% से ज्यादा मामलों में फिर पार्टियां डरेंगी ऐसे दागदार व्यक्ति को टिकट देने से, जिसकी बाद में सदस्यता भी जाएगी और पार्टी की उसके बाद साख भी जाएगी। लेकिन एक सवाल मुझे ये पूछना था, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि मान लीजिए किसी को हटा दिया जाता है, उसके खिलाफ 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर ऊपर की अदालत से बाइज्जत बरी होकर आ जाता है, तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या व्यवस्था करेगा? ऐसा कोई एक उसमें कोई गुंजाइश छोड़ी है या नहीं छोड़ी? ये एक अहम सवाल है और हमारे साथ कार्यक्रम में आगे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर से अनिल बहरवाल साहब भी जुड़ेंगे, तो उनसे इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन संपत पात्रा साहब, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, मैं 2 बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रखना चाहता हूं। पहला, मेरी बहन जो कांग्रेस से अर्चना जी ने कहा कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ये तो बिल्कुल सच है, मगर उन्होंने जो दूसरा हिस्सा कहा कि इस देश में बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो जुडिशियरी लेती है, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत कैजुअली ये कह दिया और हमने उन्हें पकड़ा भी नहीं। मैं उसी विषय में अपनी बहन अर्चना जी से पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, ये 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए हैं, आरटीआई का मसला हो, चाहे फ्रीबीज जो चुनाव के समय लैपटॉप इत्यादि बांटे जाते हैं उस पर हो, चाहे एफिडेविट अगर गलत दिया जाए तो क्या नेता अपने कुर्सी पर बना रह सकता है, ये मसला हो। और अभी आप हेडलाइंस में पढ़ रही थी कि कोलगेट का मसला हो या सीबीआई का मसला हो, आजकल हर विषय में कोर्ट क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रही है कि कहीं ना कहीं शासन में शून्यता है, कहीं ना कहीं सरकार में पैरालिसिस है, कहीं ना कहीं सरकार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। इसीलिए संपत पात्रा जी, अगर आज के फैसले को देखें तो क्या इस सरकार तक सीमित है? क्या इसमें हर पार्टी शामिल नहीं है? क्या आपकी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं है? क्योंकि अगर आपकी पार्टी से भी दागी नेता आगे बढ़ते हैं तो आपकी पार्टी की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कांग्रेस की। देखिए, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। नेहा जी, आप 1 मिनट का समय दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसकी पहली सरकार 1 वोट के कारण गिर गई थी। जिस सरकार ने 1 वोट को मैनेज नहीं कर पाया हो, वो सरकार भला किस प्रकार के गलत कामों में लिप्त रहती होगी? वो सरकार कभी गलत काम करती नहीं है, न कर सकती है। बीजेपी के 43 देखिए, एक बहुत महत्व, एक सेकंड का समय मनीष सिसोदिया जी, संपत जी, आप पूरी कीजिए सर अपनी बात, रख दूंगा। बस वो एक छोटा सा इंटरजेक्शन है मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, वो एक आंकड़ा आपको बताना चाहते हैं। बीजेपी के 43 सांसद लोकसभा में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। फिर मनीष जी अवश्य इंटरजेक्ट करें। मेरा तीसरा महत्वपूर्ण विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो सपा के भी मित्रों ने कहा वो विषय मैं भी सुन रहा था। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने भी एक क्वेश्चन किया था और उन्होंने कहा था सीबीआई के पास सहस्त्र हाथों हैं और सीबीआई और सरकार कुछ भी कर सकती है। और अभी हमने इशरत जहां केस में देखा कि तोता वाकई कुछ भी कर सकता है। तो इनका अगर बस चले कांग्रेस का, तो जिस षड्यंत्र के विषय में मेरी बहन बात कर रही थी, तो पहले षड्यंत्रकारी ये कांग्रेस होंगे। तोता का इस्तेमाल करके ये जितने भी बाकी सांसद हैं उनको कटवाएंगे और उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन इस पर टिप्पणी करे। जी अर्चना जी, आप इस पर संक्षेप में जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे बड़ी विडंबना जो भारत के साथ है वो एक ऐसे विपक्ष का साथ है इस देश की जनता का, जो न सिर्फ पंगु है वरन गाल बजाने के अलावा वो भी टीवी चैनल्स पे आके उसके अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं निभा रहा। जिस सीबीआई को तोता बोल रहे हैं ये, उस सीबीआई को तोता बनाया इन्होंने अपने एनडीए शासन में विनीत नारायण बनाम भारत सरकार केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वायत्तता दीजिए सीबीआई को, तो इन्होंने सीवीसी उस पर लगाया। आज ये कह रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं है। इनसे पूछिए इनके संगठन में अमित भाई शाह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जो तड़ी पार रह चुके हैं। आज ये क्या मैसेज भारत की जनता को देना चाहते हैं? वो लोग जिन्होंने मानवता की हत्या की, जो कि पूरे विश्व में कुख्यात है अल्पसंख्यकों के शोषण के लिए, उनको एक प्रमुख नेतृत्व का चेहरा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर कांग्रेस पर आक्षेप लगा रही है? कांग्रेस नीति अपनाते हैं। कांग्रेस अपनी बात रखी, संबंध बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। मैं यशवंत सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी, नहीं यशवंत सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी। जो लोग यशवंत सिंह भ्रष्टाचार को और यशवंत सिंह जी, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र की बात, जो बात आपने जब पहले आपसे मैंने सवाल पूछा था आपने कही थी, सवाल ये भी किया जा रहा है तो कुछ मामलों में होगा, लेकिन अगर बड़े रूप में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखा जाए तो क्या ये स्वागत योग्य नहीं है? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि सिसोदिया साहब ने जो बात कही, जो आंकड़ा पेश किया कागज का, ये जब से राजनीति कर रहे हैं इनके ऊपर भी कई आंकड़े पेश हो गए होंगे, सरकार नाराज होगी तो बहुत मुकदमे लिख दिए गए होंगे। दूसरी बात, जिस तरीके का प्रचार प्रसार हमारे समाज में हो रहा है, लोकतंत्र की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के, बदनाम करने के लिए नेताओं पर हमले करके उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है, इस तरीके से ये लोकतंत्र बिल्कुल नपुंसक हो जाएगा, अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि अपराधी लोगों को कोई प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन हम इस बात के भी पक्षधर नहीं है कि गलत तरीके से जुल्म और अत्याचार करने वाले अधिकारी जुल्म करते हैं। आपकी मीडिया भी बहुत तरीके से प्रचारित करती है, तमाम एडवोकेट महंगे हैं जो गरीब लोगों को न्याय नहीं प्राप्त हो पाता है, तमाम कमियां ऐसी हैं जिनको नजरअंदाज करके केवल नेताओं को बदनाम करना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इससे देश नहीं चलने वाला। देश चलेगा सामाजिक परिवर्तन से। उसके लिए मीडिया को भी आगे आना होगा, उसके लिए न्यायालय को भी आगे आना होगा, उसके लिए राजनीतिक दलों को भी आना होगा। यशवंत सिंह साहब, मीडिया से सवाल पूछ रहा है और राजनीतिक दल कैसे आएंगे, सवाल यही बना हुआ है, आगे कैसे आएंगे, क्रिमिनलाइजेशन को कैसे दूर करेंगे? और गंदे लोग हैं। यशवंत सिंह साहब, आपकी बात पर मनीष सिसोदिया जी जवाब देना चाहते हैं। लोकतंत्र इस तरीके से मजबूत होगा। ठीक है, लोकतंत्र अगर आज की हालत में रहा होता यशवंत तो जी कहीं गायब हो गए होते। यशवंत जी, लोकतंत्र की मजबूरी है कि ऐसी राजनीति हो। यशवंत जी सुन लीजिए सर, आज राजनीति की जरूरत है कि लोग पाक साफ साबित करें अपने आप को। अगर मेरे ऊपर दाग है तो मैं संसद में जाने से पहले खुद को पाक साफ साबित करूं, उसके बाद संसद में जाऊं या विधानसभा में जाऊं। राजनीति की आज की जरूरत है, ये करना पड़ेगा। सुन लीजिए सर, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। मनीष सिसोदिया जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी मनीष। आज की राजनीति की जरूरत है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है तो पहले मैं अपने आप को पाक साफ साबित करूं, उसके बाद संसद के दरवाजे के अंदर जाऊं या विधानसभा के अंदर जाऊं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर दाग है और मैं जाके संसद में भी बैठूं, ये मेरी जिद हो, ऐसा ठीक नहीं है। इसी ने इस राजनीति को खा दिया। आज पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठा के 20-20 साल से उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के कानून बना रहे हैं। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि लोग पाक साफ साबित करें अपने आप को। करने वालों के खिलाफ आंदोलन। चलिए ठीक है, आप कई सवाल उठा रहे हैं यशवंत सिंह साहब, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक साजिश की बात नहीं है। अगर राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का, उसको दूर कैसे करेंगी राजनीतिक पार्टियां? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उस पर कैसे लागू करेंगी? चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या पार्टियां दागियों से किनारा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर से अनिल बी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या लागू हो पाएगा? जिस तरह का राजनीतिक तंत्र है हमारा और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या ये फैसला लागू हो पाएगा? नहीं, ये तो सवाल मेरे ख्याल उठना ही नहीं चाहिए कि फैसला लागू हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो सारे फैसले लागू हैं ही। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो जैसे उन्होंने फैसला दिया वैसे ही वो लागू हो गया है। तो ये सवाल
तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से उठा है कि ये लागू हो पाएगा या नहीं। सवाल इसलिए सर क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो बात की जा रही है, जिसमें धारा 8(4) की बात हो रही है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है, तो आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आप स्थिति शायद स्पष्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद इसे लागू होने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में लागू होने के लिए क्या संशोधन की जरूरत है? क्या संसद में ला करके इस कानून में संशोधन की जरूरत है? कैसी स्थिति है? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8(4) जो है, जिसमें ये बोलता है कि अगर कोई भी कन्विक्ट होता है उसको पहले तो 3 महीने मिलेंगे इस बात के कि वो कन्विक्शन जो है उसके 3 महीने तक रोक दी जाएगी, डिफर हो जाएगी 3 महीने के लिए। उसके इस दौरान अगर वो अपनी कोई अपील फाइल कर देता है, अगर रिवीजन के लिए कोई एप्लीकेशन देता है, तो जब तक वो एप्लीकेशन पे सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उसकी कन्विक्शन जो है डेफर्ड रहेगी। ये जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8(4) जो था वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 8(4) है ये तो अल्ट्रा वायर्स है, ये इसकी पावर पार्लियामेंट के पास में थी ही नहीं इस तरह का पार्लियामेंट करने की, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो लागू नहीं होगा। अब सेक्शन 8 जो है उसमें 1, 2 और 3 भी हैं। 1, 2 और 3 में जो है दूसरे क्लॉजेस हैं, जैसे 1 में बता रहा है कि भाई बहुत सारे एक्ट हैं उसमें कि अगर कोई जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया या कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया या डॉरी एक्ट है, जैसे SC/SC एक्ट भी है, तो इस तरह के उसमें सेक्शन 1, 2 और 3 में बहुत सारे एक्ट उन्होंने दिए हुए हैं। साथ में यह भी कहा है कि अगर कोई भी इनके अलावा भी अगर किसी और के अंदर भी आप कन्विक्ट होते हो किसी और कानून के अंदर जिससे आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो फिर आपके कन्विक्शन उसी दिन से लागू हो जाएगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि कन्विक्शन लागू हो जाएगी, इसका मतलब सीधा यह है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 191 वगैरह, उसमें उसके जरिए सीधे जो लागू हो जाएगी का मतलब यह है कि आपकी सीट, उस आदमी की सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ये तो अब इसमें कानून बनाने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के ऊपर भी कोई जैसे कन्विक्ट हो जाता है, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, तो जैसे ही वो कन्विक्ट होता है ऑटोमेटिक उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी, वो सीट खाली हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि उसका जो सीट तो खाली हो गई, अब उस पर चुनाव कब होना चाहिए इसमें जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर या फिर इलेक्शन कमीशन वगैरह मिलकर उसको डिसाइड कर सकते हैं, जो बाकी रूल्स हैं उसके तहत, लेकिन सीट उस दिन से वो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। तो ये तो लागू हो गया, अगर कल को कोई कन्विक्ट होता है तो उसकी सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। अहम जानकारी आप दे रहे हैं अनिल जी। इस पर रशीद किदवई जी कुछ कहना चाहते हैं। जी रशीद जी। जी नेहा, ये आप अनिल साहब से ये पूछिए कि बताइए कि अभी पार्लियामेंट में कितने, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में कितने ऐसे लोग हैं कि जो लोग जो इस श्रेणी में आते हैं जो कन्विक्टेड हैं। उन्होंने ये तो बताया कि दागी लोग हैं, 150 MPs हैं, दागी होना तो उनके ऊपर इल्जाम लगा है, लेकिन सजा याफ्ता कितने हैं, इसके बारे में आप अपने दर्शकों को बताएं। जी अनिल। हाँ जी, देखिए जो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें देखिए ये तो कानून पहले से है कि अगर आप कन्विक्टेड हो तो आप 6 साल तक, और जेल से निकलने के बाद 6 साल तक आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो पहले से कानून है। तो जो लोग जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जो वो उसमें जो अपने क्रिमिनल डिटेल्स वो देते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या मतलब 99% डिटेल उसमें ऐसी ही हैं कि उनके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं, मतलब वो केस अभी चल रहा है और केस में जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई फैसला हो गया हो। तो उस बारे में तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। देखिए हमारे क्रिमिनलाइजेशन में 2 इश्यूज हैं मेन। पहला इशू तो ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो केसेस होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, 10 साल तक, 15 साल तक। अभी एक हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री हैं, उनका एक केस चल रहा है, अभी वो उसके ऊपर उन्हें कुछ दिन पहले, थोड़े समय पहले स्टे भी मिल गया, वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत लंबे चलते हैं, उसके बारे में तो ये जजमेंट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप, हाँ जी, हाँ ठीक है अनिल जी, वक्त माफ कीजिएगा, हमारे पास इतना ही, इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जहां आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब तो इसे लागू होना ही है, वहीं दूसरा सवाल ये भी कि राजनीतिक पार्टियां इसे किस नजर से देख रही हैं। अगर वो कह रही है कि इसे अध्ययन करने की जरूरत है, तो फिर क्या
खामियां हैं जो उन्हें खल रही हैं, और जो फैसला है क्या उसके बाद हमारा जो राजनीतिक तंत्र है वो अपराधीकरण से दूर हो पाएगा, बड़ा सवाल ये भी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले इरफान साहब का आज के मुद्दे पर यह कार्टून देख लेते हैं। ये फैसला आया है और उसके बाद पार्टी क्या कह रही है, हमारी तो पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। पार्टी नहीं, जमा पूंजी बर्बाद।